वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइश्वर भट्ट कॉमर्स क्लास। आज हम चैप्टर सेकेंड अकाउंटेंसी क्लास 11th में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी कि कुछ टर्म्स हम पहले कर चुके हैं, आज करेंगे हम स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिसीट्स, कॉस्ट, डिस्काउंट एंड डेप्रिसिएशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? देखिए, फैक्ट्री में मान लीजिए रॉ मटेरियल है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब रॉ मटेरियल से जब वो फिनिश गुड्स हो गया, बन गया है फिनिश गुड्स, मान लीजिए 5000 यूनिट्स बनी, उसमें से 4000 सोल्ड हो गई, तो कितनी यूनिट्स अनसोल्ड हो गई? अनसोल्ड यूनिट्स आपकी बची 1000। तो यही स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, गोडाउन में स्टॉक कर लेंगे। तो इट मीन्स विच इज़ अनसोल्ड दैट इज स्टॉक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक से अनसोल्ड गुड्स है या प्रोडक्ट है, इसके अलावा वो रॉ मटेरियल जो अभी भी फैक्ट्री में बचा हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत सारा होगा। ये तो हमने कुछ रॉ मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाई और उसे बेच दी, और जो अनसोल्ड है वो स्टॉक हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रॉ मटेरियल, यानी कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि अगर फिनिश गुड्स को हम मार्केट में बेचने के लिए गए तो 5000 यूनिट में से 4000 तो बिक गई, तो अनसोल्ड बची 1000, तो ये स्टॉक हो गया। तो इसे बोला जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है स्टॉक का, तो वो कहलाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। और कुछ चीज़ें होंगी जो आधी बनी हुई होंगी, तो उसका भी स्टॉक होगा, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स। तो हमने स्टॉक क्या सीखा? स्टॉक टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि ये दिखाई देती है एंड वी कैन टच इट। तो फिनिश गुड्स अगर सोल्ड किया है तो अनसोल्ड बचा हुआ आपका स्टॉक होगा, उसे गोडाउन में रखेंगे, ऐसे ही स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहलाएगा। इसी तरीके से रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स जो कि आधा बना हुआ है, अगर वो बचा हुआ है तो वो भी स्टॉक माना जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर? डेटर को सीखने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपने 50,000 रुपये का जो गुड्स है वो क्रेडिट बेचा है, उधार बेचा है आपने मिस्टर डी को। अब डी क्या है? डी डेटर है, क्योंकि आपने उसको क्या किया है? क्रेडिट सोल्ड टू मिस्टर डी। डी को आपने उधार सामान बेचा 50,000 रुपये का, तो वो आपका डेटर्स कहलाएगा। और इसके अगेंस्ट चलिए क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर क्या होंगे? क्रेडिटर्स का मतलब है जिससे हम खरीदेंगे। आपकी बिजनेस ने 40,000 का सामान मान लीजिए किसी एस से खरीदा, तो एस क्या है? सप्लायर है। उस सप्लायर ने आपको सामान बेचा, ठीक है, तो उसके लिए हम डेटर हो गए। लेकिन हमारे लिए एस क्या है? हमारे लिए एस क्रेडिटर हो गया, यानी सप्लायर। तो क्रेडिटर इज लायबिलिटी और डेटर इज एसेट्स, क्योंकि डेटर से हमें पैसा लेना है। तो इट इज करेंट एसेट्स, इट इज करेंट लायबिलिटी। तो सो डेटर इज ए पर्सन टू हुम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, and creditor is a person from whom business purchase goods on credit. इसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे बैड डेट्स। अभी हमने सीखा डेटर्स, अब बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स मीन्स मान लीजिए हमने अभी डी को कितना सामान बेचा था? 50,000 रुपये का सामान बेचा था उधार। अब हमने जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तो हमने, हमारे बिजनेस ने डी को सामान बेचा उधार। अब मान लीजिए 50,000 का सामान बेचा, उसे पेमेंट 50,000 करनी चाहिए थी। अब हमें लग रहा है कि 1,000 रुपये हमसे उससे रिकवर नहीं होंगे, यानी कि जो इररिकवरेबल अमाउंट होगी, इररिकवरेबल अमाउंट होगी, उस अमाउंट को बोला जाएगा बैड डेट, यानी वो पैसा डूब गया। तो ये लॉस है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इसके बाद है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या है बच्चों? परचेज रिटर्न क्या है? आप समझ लीजिए परचेज रिटर्न क्या है। मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू एस, आपने क्या किया? एस को सामान बेचा, मान लीजिए 10,000 रुपये का, ठीक है। आपने क्या किया? आपने 10,000 रुपये का सामान किसको बेचा? एस को बेचा। अब परचेज रिटर्न क्या है? यानी कि जो चीज़ आपने खरीदी है वो आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा, यानी रिटर्न आउटवर्ड, यानी परचेज रिटर्न। मान लीजिए आपने सामान कितने का खरीदा है? 10,000 रुपये का, ठीक है। तो परचेज रिटर्न मीन्स
कि मान लीजिए आपने जो खरीदा हुआ सामान है वो आपका वापस आ गया, जैसे मान लीजिए रिटर्न, इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलेंगे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब आपका सामान बाहर जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, परचेज किया, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का, ठीक है, किसी पार्टी से। अब उसमें से मान लीजिए 1,000 रुपये का सामान खराब आ गया, डिफ़ॉल्ट आ गया उसमें। जब डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा, वो सामान आप क्या करेंगे, बाहर वापस करेंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो जो खरीदा हुआ सामान हमें उसमें डिफ़ॉल्ट आ गया है, उस सामान को परचेज रिटर्न बोला जाएगा। इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कि आप सामान बाहर की तरफ भेज रहे हो, चले ओके हमें नहीं चाहिए अभी सामान, तो डिफ़ॉल्ट हो गया, तो इसे बोला जाएगा परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न में ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी पार्टी को सामान बेचा, मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू एस, आपने इसको सामान बेचा 20,000 रुपये का। अब उसमें से उसे पसंद नहीं आया कुछ सामान 2,000 का, उसने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, तो वो वापस आ जाएगा आपके बिजनेस में। तो वो आपके बिजनेस में इन्वॉर्ड हो रहा है, यानी कि अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड रिटर्न, यानी कि विच गुड्स रिटर्न बाय सप्लाई, रिटर्न बाय पार्टी टू द बिजनेस, दैट इज सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है आपका रिसीट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीप्ट्स। अब रिसिप्ट्स क्या है, देखिए बिजनेस में क्या क्या चीज़ें बेची जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड की जाती हैं, और क्या क्या बेचा जाता है, आपको एसेट्स सोल्ड की जाती है। अब बिजनेस जो है गुड्स भी सोल्ड कर रहा है, उससे भी मान लो अमाउंट मिल रही है 1,00,000 रुपये, और एसेट्स सोल्ड हो रही है उससे मिल रही है 2,00,000 रुपये, तो टोटल कितने रिसिप्ट्स हो गए, 3,00,000। अब 3,00,000 रुपये का हमने चीज़ें बेची, एसेट्स भी बेची और गुड्स भी बेचा। लेकिन जब हम गुड्स बेचते हैं, जिससे हम डील करते हैं, तो उससे तो प्रॉफिट निकलता है, तो हमने गुड्स बेचा उसकी अमाउंट आ गई, और एसेट्स सोल्ड की उससे भी अमाउंट आ गई। तो टोटल अमाउंट फ्रॉम बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस एंड एसेट्स नॉन एज रिसीप्ट्स। अब रिसिप्ट्स में हमारी दो चीज़ें हो गई, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं 1,00,000 रुपये आ रहे हैं तो ये कहलाएगा रिवेन्यू रिसीप्ट्स, और अगर एसेट्स सोल्ड कर रहे हैं और उससे पैसा आ रहा है तो कहलाएगा कैपिटल रिसीप्ट्स। क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट से क्या होता है कि हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और पैसा आ रहा है। जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स होगा। ठीक है बच्चों, तो रिसीप्ट्स इज द टोटल अमाउंट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स बोथ। बट if the amount of the goods and sold, that is known revenue receipts. If the assets sold amount, it is known as capital receipts. Next, cost. Next point is cost. अब cost क्या है, मान लीजिए हमें एक पेन बनाना है, ठीक है, और पेन हमारी 10 रुपये में बनी। कैसे बनी 10 रुपये, क्योंकि इसमें हमने उसमें 1 रुपया मजदूरी का दिया, 1 रुपया हमने बिजली का दिया, ठीक है, 5 रुपये का हम रॉ मटेरियल लाए, और 3 रुपये हमने उसमें अदर खर्चे किए, ठीक है, फ्यूल वगैरह वाटर। अब हमारे जो है कितने का पड़ गया पेन, 10 रुपये का पड़ गया जी पेन, लेकिन हमने उसको मार्केट में जाके कितने का बेचा, 12 रुपये का, तो ये तो सेल्फ सेलिंग प्राइस हो गया, तब 2 रुपये प्रॉफिट निकला। लेकिन हमारी बात है कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब है कि जितना हमारा रॉ मटेरियल लगा, कितना हमारी इलेक्ट्रिसिटी लगी, कितना हमने लेबर चार्जेस दिए, कितना हमारे वाटर फ्यूल और गैसेस अदर खर्चे आए, टैक्सेस आए, वो सारी चीज़ जोड़कर वो सारे डायरेक्ट खर्चे माने जाएंगे कॉस्ट। यानी किसी चीज़ को बनाने में, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना खर्चा आया, तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, दैट इज कॉस्ट। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेज प्लस वेजेस प्लस वाटर प्लस फ्यूल एंड गैसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब अगला चैप्टर हमारा डिस्काउंट, अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट बच्चों, डिस्काउंट इज वेरी वेरी, तो डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका प्राइस अगर हमें कम देना पड़े तो डिस्काउंट हो जाएगा। मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है और हमें 90 में मिल रही है, तो 10 रुपये क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, ये परचेज में भी हो सकता है, परचेज में से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमें नेट अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी कस्टमर को। अब इसको समझते हैं कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कौन सा डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या है, मान लीजिए कि किसी की सेल ही नहीं हो रही है, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें जल्दी बिक जाएं, तो हम मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये का सामान है, हमने कहा जी चलो 8,000 में दे देते हैं। तो हमने अब कितने का सामान सेल किया, नेट, तो नेट सेल हमारी 8,000 की, तो हम 2,000 की एंट्री नहीं करेंगे बुक्स में, क्योंकि 2,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हमारा नेट कितने की हो गई सेल, 8,000, हमने 8,000 में दे दिया, तो कस्टमर को कितना पेमेंट करना है, 8,000।
तो अब हमारी जो है नेट सेल कितनी मानी जाएगी, 8,000 मानी जाएगी। तो हम 8,000 की एंट्री बुक्स में करेंगे, 2,000 की नहीं करेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट होता है कि मान लीजिए किसी कस्टमर को हमने उधार बेचा, वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो हम टाइमली पेमेंट करने के लिए उसको कुछ कैश डिस्काउंट दे देते हैं। मान लीजिए हमने सामान बेचा उसको 20,000 रुपये का किसी पार्टी को उधार, डेप्टर्स को, और उसमें से मान लीजिए हम चाहते हैं कि वो पेमेंट जल्दी नहीं कर रहा है, हमने कहा चलो आप ऐसे करो 1,000 रुपये कम दे दीजिए आप कैश डिस्काउंट, आपको हम 19,000 पेमेंट कर दीजिए आप। तो 19,000 कस्टमर पेमेंट कर देगा, उसे लगेगा 1,000 कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? टाइमली पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? ताकि परचेजिंग के टाइम पे कि भाई हमारा जो है बिक्री अच्छी हो जाए, सेल्स अच्छी हो जाए। नेक्स्ट है आपका डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन मतलब ह्रास होना, कमी हो जाना। मान लीजिए हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, मान लीजिए हमने इस साल जो है फर्नीचर खरीदा मान लीजिए 10,000 रुपये का, ठीक है, लेकिन क्या अगले साल ये 10,000 की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि फिक्स एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमेशा घटती रहती है। जैसे बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग मान लो हमने 50 लाख की खरीदी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बिल्डिंग की कीमत अगले साल फिर बढ़ जाएगी, हो सकता है उसका डिक्रीज हो जाए वैल्यू, क्योंकि पुरानी हो जाती है बिल्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, वो ओल्ड हो जाती है, थोड़ा उसमें से जो है एक्सीडेंटली थोड़ा डैमेज हो जाता है, तो इस प्रकार से उसकी कीमत घट जाती है। मान लो उसकी कीमत अगले साल 48 लाख हो गई, तो 2 लाख क्या है? डेप्रीशिएशन। यानी कि डेप्रीशिएशन इज द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फर्नीचर आपका आज 10,000 का है, कल आपने बेचने गए तो 9,000 में बिक रहा है, क्योंकि उसकी थोड़ा सा वो पुराना हो गया है, तो 1,000 क्या है? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन इज द अमाउंट, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स, एंड इट इज लॉस, इसलिए पीएल अकाउंट में जाता है। तो डेप्रीशिएशन इज लॉस इन द फिक्स एसेट्स वैल्यू। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं क्या हम वो आके सीख चुके हैं। ये बेसिक अकाउंट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिस्टर विभोर स्टार्टेड बिजनेस। अब किसने स्टार्ट किया बिजनेस? विभोर ने। तो हु इज विभोर? विभोर इज ए प्रोपराइटर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विथ रुपीज 18 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना का किया उसने? 18 लाख का। ओके, आउट ऑफ दिस यानी 18 लाख में से ही पेड 8 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट। उस 18 लाख में से उसने क्या करा? 8 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए रेडीमेड, ताकि वो बेच सके उन्हें। एंड रुपीज 1 लाख फॉर फर्नीचर, उसने फर्नीचर कितने खरीदा? 1 लाख रुपए का। एंड रुपीज 1 लाख फॉर कंप्यूटर्स, और उसने कंप्यूटर कितने खरीदे? 1 लाख रुपए के। एंड रिमेनिंग अमाउंट डिपोजिट इन बैंक, और बैंक में कितना डिपॉजिट किया? 18 लाख में से 8 लाख का तो उसने गारमेंट्स खरीदे, और एक 2 लाख रुपए उसने एसेट्स खरीद ली, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। तो इस प्रकार से बाकी उसने बैंक में जमा कर दिए। ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज एंड किड्स गारमेंट्स फॉर रुपीज 5 लाख फॉर कैश। और नगद कितना खरीदा उसने लेडीज और किड्स के लिए कपड़े? 5 लाख रुपए। एंड सम गारमेंट्स फॉर 2 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट। और उधार क्या खरीदा उसने? 2 लाख रुपए कपड़े खरीदे, किससे? फ्रॉम मिस्टर वाई से खरीदे। ही बॉट मेंस गारमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख। उसने कुछ जेंट्स के भी कपड़े खरीदे, कितने के? 3 लाख रुपीज। किससे खरीदे? फ्रॉम मिस्टर सतीश से खरीदे। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, और उसने पूरे साल में कितने खर्चे किए? 50,000। मिस्टर विभोर विड्रो 80,000 रुपीज फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज होम पर्पज। अब अपना पर्सनल यूज के लिए उसने कितने खरीदे? उसने जो है बिजनेस से 80,000 रुपये विड्रॉ कर लिए कैश। अब क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कैपिटल अमाउंट? अब अगर हम देखें तो मिस्टर विभोर ने कितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया? 18 लाख। तो व्हाट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट? इज कैपिटल। तो कैपिटल अमाउंट क्या आ गया बच्चों? 18 लाख। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? 18 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिक्स एसेट्स डिड ही बाय? उसने कौन कौन सी फिक्स एसेट्स खरीदी? फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है? फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर। तो फर्नीचर एंड कंप्यूटर आर फिक्स एसेट्स, और उसमें कितना खर्चा किया उसने? 1 + 1 2 लाख। तो व्हाट इज द फिक्स एसेट्स टू बाय? उसने खरीदा 2 लाख। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज? उसने देखो परचेजिंग कितने की करी है? परचेजिंग में आपने बताया था कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे। तो देखिए उसने क्या क्या परचेज किया। एक तो उसने गारमेंट्स खरीदे 8 लाख रुपए, ठीक है, किसके लिए? ही आउट ऑफ दिस ही पेड 8 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट। 8 लाख की परचेजिंग ये हो गई। और उसके बाद और क्या परचेज किया उसने परचेज किया, ही बॉट मेंस गारमेंट 3 लाख। तो 8 लाख कैश और 3 लाख क्रेडिट। तो इस प्रकार से आपका कितना हो गया? 8 लाख कैश प्लस 3 लाख क्रेडिट। तो 11 लाख की उसने टोटल परचेजिंग की। हु इज डेटर एंड क्रेडिटर? डेप्टर कौन इसमें? किसको हम उधार सामान बेच रहे हैं? तो देखिए हमने किसको उधार सामान बेचा? तो ही सोल्ड सम ऑफ लेडीज एंड किड्स गारमेंट फॉर कैश, तो कैश ट्रांजेक्शन है। एंड सम गारमेंट्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई को हमने उधार बेचा, तो ये वाई कौन है? ये है क्रेडिटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्टर
वाई इज ए डेटर। नेक्स्ट है हु डेटर, मिस्टर वाई इज डेटर। तो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर है जिससे हमने खरीदा उधार। तो ही बॉट फ्रॉम सतीश, सतीश से हमने उधार खरीदा, दैट इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इज सतीश। तो इट मीन्स सतीश इज ए क्रेडिटर एंड मिस्टर वाई जिसको हमने उधार खरीदा तो सतीश इज ए क्रेडिटर। ओके, नेक्स्ट है रिसीवेबल अमाउंट और पेबल अमाउंट कितनी होगी? तो जो अमाउंट हमने खरीदी वो अमाउंट आ जाएगी। तो इट मीन्स ही बॉट फ्रॉम द सतीश, सतीश इज ए क्रेडिटर, तो अमाउंट 3 लाख रुपीज। और जिसको हमने उधार बेचा वो हमारा डेटर हो गया। वो हमने किसको बेचा? ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज गारमेंट 5 लाख कैश एंड सम गारमेंट ऑन क्रेडिट टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई इज ए डेप्टर। तो ये आपका क्या हो गया? डेप्टर। तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 2 लाख एंड 3 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो ठीक है बच्चों, आज हमने कुछ टर्म सीखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया, कोशिश की कि आप लोग समझें। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।